सीन शुरू होता है। युद्ध के बीच रेड वुल्फ अपनी तलवार को लहराते हुए आदेश देता है, सभी आगे बढ़ो, कुछ भी बाकी मत छोड़ो, ना हथियार ना इंसान। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि सैनिकों की रूह कांप उठी। रेड वुल्फ बिना रुके दुश्मन के घुड़सवारों को काटता हुआ चला जाता है। तलवारें आपस में टकराती हैं और खून के छींटे हवा में उड़ते हैं। इसी बीच ब्लेंडा किले की ओर दौड़ती है। उसकी आंखों में दृढ़ता झलक रही होती है। वह जानती है उसे काउंट कैवेंडी को ढूंढना ही होगा, अभी इसी क्षण। किले के मुख्य द्वार पर यमसी का रास्ता एक भारी कवच पहने योद्धा रोकता है। वह तलवार उठाकर घोषणा करता है, मैं हूँ लेस्ली, कैवल्डी आर्डर का कमांडर। मेरे होते हुए इस बिंदु से आगे कोई नहीं जाएगा। सूरज की ढलती रोशनी में उसका कवच चमक रहा था, जैसे स्वयं देवता की ढाल हो। यमसी मुस्कुराता है और तलवार ऊंची उठाता है और सीधे लेस्ली पर झपटता है। दोनों तलवारें आपस में टकराती हैं। तलवारों की गूंज चारों ओर फैल जाती है। लेस्ली एक सटीक वार से यमसी को पीछे ढकेल देता है, लेकिन यमसी तुरंत पलट वार करता है। उसकी तलवार चलाने की कला पानी की तरह लचीली और घातक थी। तीसरे हमले में यमसी ऊपर से अटैक करता है। लेस्ली किसी तरह ढाल से रोकता है, मगर उसकी ढाल टूटने लगती है। अब लड़ाई और भी इंटेंस हो चुकी थी। हर बार पिछले से तेज और सटीक था। लेस्ली अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहा होता है। वह जानता था कि अगर यमसी को यही नहीं रोका तो किले ढह जाएगा। वही यमसी का मकसद साफ था, अपने सैनिकों के लिए रास्ता खोलना। लेकिन समय बीतने के साथ लेस्ली के लिए यमसी के अटैक रोकना लगभग असंभव होने लगा था। एक अटैक तो इतना करीब गया कि उसका हेलमेट तक उड़कर जमीन पर गिर गया। यमसी ने मौका देखा, तलवार सीधे लेस्ली के बगल में घुसा दी। लेस्ली ने ढाल से रोकने की कोशिश की, मगर टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई कदम पीछे जा गिरा और दर्द से कराह उठा। उसके सैनिक घबरा गए। एक चिल्लाया, कमांडर पीछे हट गए। दूसरा झिझकता है, मूर्ख, अगर इतना वक्त है चिंता करने का तो सामने के दुश्मन को मारो। लेस्ली हाँफते हुए सोचता है, वो वार काफी भयंकर था, लेकिन अभी मैं टूटा नहीं। उधर एमसी समझ चुका था, अगर वो और देर करेगा तो मुख्य कैवल्डी सेना उसको घेर लेगी। अब लेस्ली नई रणनीति बनाता है। सीधे टकराने की बजाय वह एमसी के वारों को तिरछा मोड़कर उसके बीच की कमजोरियों का फायदा उठाने का सोचता है। वह खुद से बुदबुदाता है, बस एक सटीक वार और ये आदमी खुद अपनी मौत को बुला लेगा। तभी एमसी हंसता है और कहता है, बस इतना ही है तेरे पास कमांडर। वह बिजली की रफ्तार से अटैक करता है। लेस्ली किसी तरह ढाल लगाता है, लेकिन तभी एमसी उसके चेहरे पर कोनी मारता है। लेस्ली दांत पीसता है, पलटवार करने को बढ़ता है, मगर एमसी हवा में छलांग लगाता है। तलवार की चमक उसके हाथ पर पड़ती है और लेस्ली की हथेली से खून निकलता है। एमसी हवा से जमीन में लैंड करते हुए कहता है, इतना भी बुरा नहीं है। इससे पहले कि लेस्ली कुछ समझ पाता, एमसी का अगला वार उसके पेट को चीर देता है। लेस्ली गिरते हुए सोचता है, कमांडर डेसमंड सही थे, यह वाकई उत्तर का सबसे बड़ा तलवारबाज है। लेस्ली जमीन पर गिर जाता है, असहाय पर गर्व से भरा। सभी सोल्जर स्तब्ध खड़े रह जाते हैं। कमांडर लेस्ली गिर चुका था। उनकी आंखों को यकीन नहीं होता, जबकि एमसी के सोल्जर हंसते हुए कहते हैं, जैसा उम्मीद थी, हमारे कप्तान से आज तक कोई भी नहीं जीत सका। गंभीर स्वर में एमसी आदेश देता है, आगे बढ़ो, किसी को जिंदा मत छोड़ना। उसके सैनिक किले के गेट की ओर बढ़ते हैं। लेस्ली कमजोर आवाज में कहता है, बैरन गिस्लर फेंड्रिस, ये लड़ाई तुम्हारी सोच के मुताबिक नहीं जाएगी। एक सैनिक चिल्लाता है, सर गेट नहीं खुल रहा, मैकेनिज्म टूट चुका है। एमसी मुस्कुराता है और लेस्ली से कहता है, तुमने थोड़ा दिमाग लगाया कमांडर। लेस्ली इशारा करता है, देखो उधर दूर कहीं धूल उड़ रही थी। मुख्य सेना घोड़ों में सवार होकर आ रही थी। उसके कवच सूरज से में चमक रहे थे। एक सैनिक एमसी से पूछता है, कमांडर अब क्या करें? दूसरा कहता है, वो भी नाइट्स हैं, अगर चाहें तो आने दो, हम उन्हें कुचल देंगे। एमसी चारों ओर नजर डालता है। हर सैनिक थका हुआ है, माना लगभग खत्म हो चुकी है। इस हालात में वो लड़ाई नहीं जीत सकते। वह गेट की ओर बढ़ता है और हाथ रखकर ठंडी धातु को महसूस करता है और वह तलवार को देखकर सोचता है, शायद एक बार और। वह आदेश देता है, सभी पीछे हट जाओ। एमसी अपनी स्वार्ड को ऊंचा उठाता है। एमसी की तलवार से तेज रोशनी फूटती है, माना उसकी चारों दिशाओं में
घूमती है, जैसे आकाश में बिजली चमकती है। उसके सैनिक आंख बंद करते हुए कहते हैं, कितनी तेज चमक है। लेस्ली धीरे से फुसफुसाता है, मैंने सुना है असली स्वॉर्डमैन की पहचान होती है ऑरा ब्लेड। यमसी जोर से चिल्लाते हुए एक स्वॉर्ड अटैक गेट पर कर देता है। गेट दो हिस्सों में फट जाता है। कमांडर सोचता है अब वह सच्चा स्वॉर्ड मास्टर बन चुका है। दूसरी ओर जब मुख कैलवेंडी सेना पहुंचती है, एक सैनिक चिल्लाता है, गिस्लिन ने किले पर हमला करने की जुर्रत की, उसे जिंदा मत छोड़ो। यमसी चुप रहता है, बस एक गहरी सांस छोड़ता है, शांत पर खतरनाक। तभी गिलियन अपने सैनिकों के साथ पहुंचता है। उसका घोड़ा जंग के लिए तैयार होता है। यमसी पूछता है, तुमने इसे क्यों लाया? गिलियन जवाब देता है, वह खुद चला आया सर। कैलवेंडी सैनिक भयभीत होकर देखते हैं, गेट आधा टूट चुका है। उसका कमांडर जान आदेश देता है, सब पीछे हटो, इनर कीप की ओर लौटो। गिलियन घोड़े पर सवार होता है, तलवार आसमान की ओर उठाता है और गरजता है, सब आगे बढ़ो, एक भी दुश्मन जिंदा मत छोड़ना। युद्ध के बीच चीखें और तलवारों की आवाज गूंज रही होती है। सैनिक चिल्लाते हुए भाग रहे होते हैं, पीछे हटो, भागो, हम सब मरने वाले हैं। रेड वुल्फ सभी सोल्जर को मारते हुए कहता है, अब तुम्हारे पास भागने की कोई जगह नहीं बची। हमने किले के अंदरूनी हिस्से को भी कब्जा कर लिया है। तभी यमसी कहता है, हमें कैदियों की जरूरत नहीं है, सबको मार दो। और अपनी चेस्ट में हाथ रखते हुए सोचता है, इस लेवल की ऑरा ब्लेड अभी भी बहुत भारी पड़ रही है। थोड़ा सा माना इस्तेमाल किया और सब थक चुके हैं। अगर लड़ाई लंबी चली तो हम ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। पास में खड़ा रेड वुल्फ ताना मारता है, क्या हुआ कैप्टन? बस थोड़ी सी ताकत लगाई और पहले ही थक गए? उसी वक्त गिलियन रिपोर्ट लेकर आता है, हमने दुश्मन की मुख्य सेना को पूरी तरह पराजित कर दिया है। यमसी जवाब देता है, अच्छा, तुम दोनों ने अच्छा काम किया। फिर गंभीरता से पूछता है, ब्लिंडा का क्या हुआ? लॉर्ड अल्फाय बोलते हैं, वे कुछ देर पहले ही किले के अंदर गई थी, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। मुस्कुराते हुए रेड वुल्फ कहता है, बहुत धीमी है वो। यमसी तुरंत मुड़कर कहता है, गिलियन। गिलियन जवाब देता है, जी माय लॉर्ड। यमसी गिलियन से कहता है, किले के अंदर जरूर कोई गुप्त सुरंग होगी। काउंट कैलवेंडी शायद अब तक ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अपनी कैलवरी लेकर वहाँ के इलाके खंगालो, उस सुरंग को ढूंढ निकालो। गिलियन बोलता है, जी माय लॉर्ड। यमसी धीरे से कहता है, ब्लिंडा को मैं खुद ही ढूंढने जा रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है। लूकस से ब्लिंडा से बोलता है, तुम्हारा शैडो नाइट से क्या रिश्ता है? ब्लिंडा एक टक उसको देखती रहती है और फिर उससे पूछती है, तुम वो नाम कैसे जानते हो? और अचानक से ब्लिंडा लूकस के ऊपर कुनाई से हमला कर देती है। लूकस बड़ी आसानी से उसे डॉज कर लेता है। ब्लिंडा एक छलांग हवा पे लगाती है और एक जोरदार किक लूकस के ऊपर मार देती है और गुस्से से कहती, मैंने तुमसे कुछ पूछा? लूकस बस टेढ़ी नजरों से ब्लिंडा को देखता है और एक स्ट्राइक ब्लिंडा के ऊपर कर देता है, लेकिन ब्लिंडा हार नहीं मानती और लूकस के ऊपर लगातार जोरदार हमला करती रहती है। हमले इतने तेज हो रहे होते हैं कि ब्लिंडा उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। लूकस अपने भाले में एनर्जी को भरता है और ब्लिंडा के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। ब्लिंडा उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेती है। ब्लिंडा एक जोरदार किक लूकस के ऊपर मारती, वो किक इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि लूकस को उसे डॉज करने में बड़ी दिक्कत होती है और ब्लिंडा जोरदार हमला करती रहती है और लूकस से पूछती है, मैंने तुमसे कुछ पूछा? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? लूकस फिर से एक स्ट्राइक ब्लिंडा के ऊपर कर देता है और कहता है, अरे कुछ खास नहीं, वो बस मेरी पुरानी एक प्रेमिका की जैसी लगती है। गुस्से में ब्लिंडा कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? ल्यूकस हल्का सा मुस्कुराता है और ब्लिंडा से कहता है, इस युद्ध का परिणाम मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपनी भूमिका नहीं छोड़ सकता। अगर तुम बार बार मेरे सामने आओगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम इसे गलत मत समझना। तभी अचानक से यमसी उसके लूकस के सामने आ जाता है और ब्लिंडा को बचा लेता है। ब्लिंडा बोलती है, माय लॉर्ड। यमसी बोलता है, ब्लिंडा यहाँ से जाओ, मैं इसे अपने तरीके से हैंडल करता हूँ। लूकस यमसी को देखता है और मुस्कुराता है, लॉर्ड। यमसी और लूकस की तलवारें आपस में टकराती हैं। दोनों की तलवारें इतनी जल्दी जल्दी टकरा रही होती हैं कि ब्लिंडा को कुछ समझ में नहीं आता है। लूकस यमसी को देखता है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, अब उस औरत का पीछा करना मुश्किल होगा।
और एक जोरदार हमला एमसी के ऊपर करते हुए कहता है, क्या तुम वही नोबेल हो जिसने ये युद्ध शुरू किया था? और एक जोरदार हमला एमसी के ऊपर कर देता है। एमसी बड़ी आसानी से उसको डॉज कर लेता है और एमसी पीछे घूमकर लूकस के ऊपर एक हमला कर देता है। लूकस बड़ी आसानी से उसे डॉज कर लेता है, लेकिन एमसी कहाँ पीछे हटने वाला था। एमसी अपने लात से लूकस के फेस पे एक जोरदार लात मार देता है। लूकस को लात खा के बड़ी जोर से गुस्सा आ जाता है और पीछे हट जाता है और हल्की सी मुस्कान के साथ एमसी बोलता है, तुम्हें देखकर अच्छा लगा लूकस। लूकस ये सुन के शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या तुम मुझे जानते हो? एमसी बोलता है, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। और एमसी मन में सोचता है, मेरा पुराना साथी, सोचा था कहाँ गायब हो गया और देखा इस जगह में फंसे हुए हो। लूकस अपने खून को साफ करते हुए कहता है, ये काफी डरावना है। लूकस एमसी से पूछता है, तुम्हारी लड़ाई की शैली किसी नोवेल जैसी नहीं लगती, तुम आखिर हो क्या? एमसी जवाब देता है, मैं पहले एक मशीनरी था। लूकस मुस्कुराते हुए कहता है, ओह, एक नोवेल जो मशीनरी था। एमसी लूकस को एक पेशकश करता है, अगर तुम मुझे हरा दो मैं किला छोड़ दूंगा और सब कुछ लौटा दूंगा, पर अगर मैं जीता तो तुम मेरे अधीन हो जाओगे। लूकस एक तरफ एमसी की ओर देखता है और कहता है, क्या बकवास है ये, पहले ही जीते हुए युद्ध को शर्त कैसे बना सकते हो? मेरा इस किले में कोई लगाव नहीं, न कोई पछतावा। एमसी कहता है, तो फिर अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? लूकस कहता है, वो मुमकिन नहीं, मेरी कीमत ज्यादा है। एमसी जवाब देता है, तो यही दांव सही रहेगा, ये किला बनाम तुम्हारी कीमत, क्योंकि मेरे लिए तुम इस किले से ज्यादा मूल्यवान हो। लूकस कहता है, ये किला बनाम मेरी कीमत? वो तलवार पकड़कर गंभीरता से देखता है, तुम्हारा नाम क्या है? एमसी जवाब देता है, मैं हूँ फेंडिस का लॉर्ड, कीसल फेंडिस, और वही हूँ मैं जिसे तुम अब मास्टर कहोगे। दोनों घूर के एक दूसरे को देखते हैं और अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लूकस हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ रहा है, कहीं ज्यादा मेहनत तो नहीं कर रहे? एमसी मुस्कुरा कर कहता है, इसे हैंडीकैप समझो। लूकस हल्का मुस्कुराता है और अटैक करने के लिए एमसी की ओर बढ़ते हुए कहता है, जैसा तुम चाहो। फाइट के दौरान एमसी अपनी पिछली लाइफ की कुछ बातों को याद करता है, जिसमें हमें एक टेंट के अंदर से लूकस को बाहर कहीं जाते हुए दिखाया जाता है। तभी लूकस एमसी को देखते हुए कहता है, आज आखिरी दिन है जब हम साथ मिलकर काम करेंगे, तुम्हें पता है ना? और वैसे भी मोरियाना को हमें यहाँ लाए 10 वर्ष हो चुके हैं और आज हमारा समझौता खत्म हो रहा है। एमसी बोलता है, इतना समय हो गया? और वहां से जाते हुए कहता है, क्या तुम समझौते को नए तरीके से नहीं करोगे? ल्यूकस कहता है, मुझे इसे अपने लिए संभालने दो। एमसी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, यह सब तुम्हारी वजह से है। तभी ल्यूकस जवाब देता है, गलत फहमी मत पालो, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी जिंदगी तुम्हारी लड़ाई में खत्म हो जाए। एमसी कहता है, ओह ऐसा है, जाओ जल्दी करो और अपने प्रेमी को ढूंढो। ल्यूकस कहता है, हम दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, तुम्हें अपना काम करना है और मुझे अपना बदला लेना है। एमसी ल्यूकस से कहता है, तो मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछता हूँ। तभी लूकस पीछे मुड़ता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अगर बॉस खतरे में होंगे तो मैं जरूर आऊंगा और मैं तुम्हें बचाऊंगा। तभी सीन प्रेजेंट में आता है, दोनों की स्वॉर्ड आपस में टकराती हैं, दोनों की नजरें आपस में मिलती हैं और फिर दोनों लोग एक दूसरे पर स्ट्राइक करते होते हैं। कभी एमसी लूकस पर स्ट्राइक करता है और कभी लूकस एमसी पर। दोनों लोग ऐसे लड़ रहे होते हैं जैसे कि वो एक दूसरे की स्ट्राइक को पहले से ही जान पाते हों कि वो अगला अटैक कहां पर करेगा। तभी लूकस एमसी की एक स्ट्राइक से बचते हुए कहता है, इतना भी बुरा नहीं था, हालांकि मैं इससे थक तो गया हूँ और सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। एमसी हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, तुम्हें पता होना चाहिए मैं कभी कोई शर्त नहीं आ रहा। तभी लूकस एमसी की बात सुनकर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तो यह पहली बार होगा जब तुम कोई शर्त हारोगे। तभी लूकस अपने भाले में माना डालते हुए कहता है, अगर मुझे तुम्हारे नियंत्रण में रहना पड़ा तो मुझे अंतहीन मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। एमसी लूकस को देखते हुए सोचता है, तुम्हारे मन का यह स्तर मुझसे मिलने से पहले ही तुम पावरफुल थे। और सोचता है, लूकस ने मशीनरी के साथ मुझसे युद्ध किया और हार गया, उसे 10 साल तक मेरा साथी बनना पड़ा। वह मशीनरी किंग का दाहिना हाथ हुआ करता था, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी काम को पूरा करता था। ल्यूकस का जीवन भर का लक्ष्य अपने प्रेमी को ढूंढना है। वो दिन जिस दिन मैं इतुन के जाल में फंसा, हमने जो वादा किया था उसके अनुसार वह मेरी मदद के लिए आया, लेकिन अंततः उसकी मृत्यु हो गई। तभी एमसी हल्का सा मुस्कुराता है और अपनी स्वॉर्ड को जमीन में छोड़ देता है। लूकस इसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। स्वॉर्ड जमीन में गिरती है
लेकिन ल्यूकस अटैक करने के लिए यमसी की ओर आगे बढ़ जाता है। यमसी हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, इस बार ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। यमसी लूकस के भालों को डॉज करते हुए नीचे की ओर झुक जाता है और हवा में ऊपर उठते हुए लूकस को अपने पैरों में फंसाते हुए जमीन में पटक देता है, जिससे लूकस हार जाता है। लूकस के मुंह से खून निकलता है। तभी यमसी अपने पास से कुनाई निकालते हुए लूकस के गर्दन पे रख देता है और कहता है, इस बार मैं जीत गया लूकस। लूकस हल्का सा मुस्कुराता है और सीन शिफ्ट होता है। हमें एक किले को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे सैनिक मरे और कटे पड़े होते हैं। यमसी के सामने काउंट को बांध कर लाया जाता है। काउंट रोते हुए कहता है, लेस्ली तुम मारे जा चुके हो, मेरी अजय किला पहले कभी नहीं टूटा। यमसी कहता है, ऐसा कोई किला नहीं है जो कभी टूटा ना हो। काउंट यमसी को देखते हुए कहता है, इसकी आंखें कितनी खतरनाक हैं, और यमसी से कहता है, मुझ पर इस तरह हमला करने के पीछे अवश्य कोई छिपा कारण होगा। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? यमसी कहता है, ऐसे कई लोग हैं और तुमसे छुटकारा पाना चाहता, मैं उनमें से एक हूँ। काउंट बोलता है, तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम और तुम्हारे पिता इस तरह बच जाओगे? भले ही तुम्हारे पीछे कई रॉयलिस्टिक का समर्थन हो, वो कभी भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें भी ऐसे भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो व्यक्ति मेरा समर्थन करता है। तभी यमसी कहता है, तुम्हारा मतलब डेल्फिन ड्यूक फैमिली से है? इतना सुन के ही काउंट शॉक्ड हो जाता है। यमसी मन में सोचता है, मुझे पहले से ही पता था ड्यूक फैमिली उत्तरी क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए तुम जैसे मध्यम श्रेणी के अधिकारियों को अपने साथ मिला रहा था, विशेषकर काउंट डेसमॉन्ड और लिपोल्ड को लौ अयस की आपूर्ति जो उत्तरी की विजय का मुख्य ताकत बने, या फिर स्कॉर्लेट मैजिक टावर जो राजभक्तों को धोखा देने की तैयारी कर रहा था। इन सब बातों से रुस्तानिया राज का गृह युद्ध छिड़ गया। काउंट शॉक्ड होते मन में सोचता है, उसे सब कुछ पता है, उसे हमारी योजनाओं के बारे में कैसे पता चला? वह असल में कौन है? उसे यह सब क्यों पता है? काउंट यमसी से गिड़गिड़ाते हुए कहता है, जरा ठहरिए, अगर आप पहले से ही जानते थे तो बात करना आसान होता। मैं एक आखिरी मौका मांग रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अगले 20 सालों में मैं तुम्हें लव ऐश का आधा हिस्सा जरूर दूंगा। इसमें ड्यूक डेल्फिन को व्यक्तिगत रूप से अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन की रिपोर्ट करना भी शामिल है। और यमसी से कहता है, ड्यूक फैमिली में शामिल हो जाओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम और तुम्हारे पिता ड्यूक फैमिली के अधीन रहोगे। तुम्हें युद्ध नहीं झेलना पड़ेगा और हमेशा शांति मिलेगी। मुझे मारने से अच्छा मुझे जिंदा रहना तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद है। यमसी कहता है, मैं तुम लोगों से हाथ मिलाने की योजना नहीं बना रहा हूँ। और यमसी अपनी स्वार्ड को निकालते हुए काउंट को 2 हिस्सों में काट देता है और वहां से जाते हुए कहता है, अब ये सब खत्म हुआ। तभी सीन शिफ्ट होता है। एक व्यक्ति को अंधेरे कमरे में बैठे हुए दिखाया जाता है। उसके हाथ में एक लेटर आता है। जैसे ही लेटर खोल के पढ़ता है और कहता है, क्या कैवेल्डी हार गया? और अपने लेटर को मुट्ठी से बंद करते हुए गुस्से में हाथ मारता है और कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। तभी हमें राउंड चेयर को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। वो आपस में कहते हैं, इसमें काफी समय लगा, फिर भी हमने हमेशा सावधानी पूर्वक तैयारी की और योजना के दिशा निर्देश का पालन किया है, जैसा कि ड्यूक फैमिली ने हमेशा कहा है। तो परिणाम क्या थे? असफलता? तभी उनमें से कोई कहता है, ग्रिसलैंड प्रेडियम को राज्य के लोगों का समर्थन प्राप्त है, हमें उसे उखाड़ फेंकना होगा। अब से तुम्हें किसी भी आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बुद्ध मेरे निर्णय लेने की शक्ति का अधीन होंगे। अब से मेरा अंतिम लक्ष्य फेनरिस और पेडियम का विनाश है। बहुत जल्द वो समय आएगा जब मैं गिसलन फेडियम को मार डालूंगा।